D and F block एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, पहले हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं, फिर हम एफ ब्लॉक पे आएंगे, एक एक करके स्टार्टिंग है। चैप्टर का नाम डी एंड एफ है, फर्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू अगर देखते चले तो ये है बीच का डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस वन। और इस डी ब्लॉक एलिमेंट में बेसिकली तीन अलग अलग सीरीज है। ये 3D सीरीज कहलाती है, 4D सीरीज, 5D सीरीज और अगली वाली इनकम्प्लीट 6D। तो तीन सीरीज कंप्लीट है और एक सीरीज इनकम्प्लीट है। इस ब्लॉक का नाम डी ब्लॉक। इसमें ऑब्वियसली 10 कॉलम्स या 10 ग्रुप्स हैं। ये 10 वर्टिकल लाइंस है, 10 ग्रुप्स है। बट अच्छी बात ये है कि डी ब्लॉक वाले ग्रुप्स में मैच कम करते हैं। मतलब ये वाला ग्रुप 12 होगा, ये ग्रुप 11 होगा, 3 से लेकर 12 तक नंबर है ना। लेकिन ये ना अगर ऐसे करके पढ़ने पड़ते ग्रुप वाइज तो हमें 10 ग्रुप पढ़ने पड़ते। बड़ी अच्छी बात है, ये ग्रुप में मैच ही नहीं करते, हमारा हेल्प कर रहे हैं। ये पीरियड्स में सीरीज में मैच करते हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ना है 3D सीरीज, कंपेयर करनी है थोड़ी बहुत 4D से और 5D से थोड़ा बहुत। मतलब पढ़ाई हमारी मेनली 3D सीरीज की है, 4D और 5D सिर्फ कंपैरिजन के नाम पे। तो एक ही सीरीज आपको पढ़नी और सिर्फ 2 एलिमेंट डिटेल में पढ़ने हैं या 2 कंपाउंड डिटेल में पढ़ने हैं, K1O4 और K2CR2, सिर्फ 2 कंपाउंड, बाकी सारे कोर्स से हटा चुके हैं। तो डी ब्लॉक इज वेरी इजी चैप्टर। 2 कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी है खाली, और बाकी ये जो 3 सीरीज है इनके बारे में जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप लोग पी ब्लॉक पढ़ चुके हो, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा पी ब्लॉक के कंपैरिजन में डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि आपने पी ब्लॉक में ना ग्रुप 15, 16, 17 सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि टॉप से बॉटम जाते थे, साइज पढ़ता था, प्रॉपर्टीज कैसे कैसे चेंज होती थी। यहाँ इतना नहीं है, यहाँ वही जीपीटी 10-12 प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, टोटल 10 या 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर हमें केमिकल पे आना है, केमिकल ज्यादा है नहीं डी ब्लॉक के, कंपाउंड सिर्फ 2, तो थोड़ा पहले से कम। ठीक, लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जैसे पिछली बार आपको याद है पहला पॉइंट पी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा था, या पी ब्लॉक में ग्रुप 15 का एलिमेंट कौन सा था? बताओ बेटा, नहीं याद आया? अरे वाले, हाँ, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाएगा, पी ब्लॉक है, और अगर लास्ट पी में 3 है, थर्ड है, P3 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो ग्रुप 15 है। याद आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होता है हमारा ब्लॉक कौन सा है। ऐसे ही डी ब्लॉक के लिए हमारा वही पॉइंट है, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, इतना स्टार्ट करिए, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, when last electron enters in the subshell of penultimate shell, when last electron enters in the subshell of penultimate, ultimate आखिरी होता है, penultimate second last होता है, when last electron enters in the subshell of penultimate shell, element belongs to D block. When last electron enters in D subshell of penultimate shell, यानी second last shell, element belongs to D block. ठीक है, next point, they are placed in 10 vertical columns, 10 vertical columns numbered 3 to 12. इसमें 10 vertical column है और उनका जो नंबर है वो 3 से 12 तक है। They are placed in 10 vertical column numbered 3 to 12 in the middle of या in between कहना चाहिए, sorry, in between S and P block, in between S and P block, ये S और P block के बीच में रखे गए। They are placed in 10 vertical columns numbered 3 to 12, ठीक है, numbered 3 to 12 and placed in between S and P block of periodic table, therefore known as, बेटा S और P के बीच में रखते हैं इसलिए कहला रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आई होप तो ट्रांजिशन का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है, एक फेज से दूसरी फेज तो जाने की जो बीच की स्टेट होते हैं, दैट इज ट्रांजिशन। कहीं ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है ट्रांजिशन, SN2 रिएक्शन।
डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता है, बीच में ट्रांजिशन फेज आ जाती है, तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं, एस ब्लॉक प्योर मेटल, पी ब्लॉक प्योर नॉन मेटल कह लीजिए लास्ट में, और ये उनके बीच की ट्रांजिट फॉर्म है, ट्रांजिशन स्टेट। फुल क्लियर है? नाउ नेक्स्ट लाइन से लिखें, देयर आर 3 सीरीज, 3 complete D series, there are 3 complete D series and 1 incomplete. There are 3 complete D series and 1 incomplete D series. 3 complete है और 1 incomplete है. Named as 3D, 4D, 5D, 6D series. इसमें 3 तो कंप्लीट है, 3D, 4D, 5D और 6D इनकम्प्लीट सीरीज है, ठीक है, इनकम्प्लीट। अब बेटा जरा ये देख लीजिए, 3D सीरीज को तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में ले जाएंगे अभी हम। 3D सीरीज जो है, इसमें 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्टिंग है, 21 पहला एलिमेंट है विच इज स्कैंडियम, और ये लगभग सारे ही याद करेंगे, और एंडिंग एलिमेंट हमारा एटॉमिक नंबर 30 पे होगा, दैट इज जिंक। तो 3D सीरीज का ये ऊपर ग्रुप नंबर लिखा होगा 3 और ये एंडिंग का ग्रुप नंबर लिखा होगा 12। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक 3D के मेंबर है, तो सारे याद भी करने हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट एवरीथिंग। अभी हम जनरलाइज बता रहे हैं। ये है 4D सीरीज, 4D सीरीज। बेटा 3D सीरीज इसे क्यों कहते हैं? इसे 3D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब शेल में गया था। इसका मतलब ये तो सेकंड लास्ट शेल होगी, इसका मतलब एटम में 4 शेल्स होंगी और थर्ड शेल के D में इलेक्ट्रॉन गया। तो 4D सीरीज की अगर आप बात करें तो ये स्टार्ट होगा एटॉमिक नंबर 39 व्हिच इज द Y, सिंबल इसका Y है, ठीक है, यट्रियम होगा, और जिंक के नीचे कैडमियम है व्हिच इज 48, ठीक है। 3D 4D 5D सीरीज स्टार्ट होता है बेटा विद एटॉमिक नंबर 57 जिसका नाम है लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम। लेकिन लेंथेनम के बाद 58 से 71 तक यहाँ नहीं होते, क्योंकि वो नीचे चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं लेंथेनॉइड। तो ये 5D सीरीज में पहले एटम के बाद, क्योंकि 5D का मेंबर है डी ब्लॉक का है, दूसरा मेंबर 72 हॉफनियम आएगा और फिर ये 80 तक जाएंगे विच इज वर्कर। तो याद रखना है यहाँ पे हॉफनियम जो है, ठीक है, इसके ऊपर Zr है और इसके ऊपर Ti है। तो ये मैंने ग्रुप 4 के भी 3 मेंबर लिख लिए हैं, तो मुझे हॉफनियम की जरूरत थी, ठीक है। तो हॉफनियम आपको थोड़ा ध्यान रखना है विच इज 72, ये 72 वाला याद रखना है, क्योंकि 58 से 71 तक यहाँ नहीं। तो ये 57 से 80 तक अगर गिन के देखो तो 33 एलिमेंट्स है, तो 33 तो यहाँ आने, सॉरी 57 से ये इट इज 24 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 24 तो यहाँ आ ही नहीं सकते, तो 24 में से 14 नीचे हैं और 10 यहाँ, 10 में ये रहे 9 और ये रहा 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। 60 सीरीज इज आल्सो इनकम्प्लीट, या 60 सीरीज इज कंप्लीट, और इसमें भी यही वाला 5F का थोड़ा सा पंगा है। इसकी स्टार्टिंग AC एक्टिनियम से है which is atomic number 89, 89 के बाद 90 से 103 तक यहाँ नहीं है। देन यहाँ रिपीट होगा 104 which is रदरफोर्डियम भी कहते हैं उसे, और क्रुथवर्डोनियम भी कहते हैं, RF भी लिख सकते हैं, रदरफोर्डियम या क्रुथवर्डोनियम, इसके 2 नाम है। और 100 के अबव उन्होंने ये क्लासिफिकेशन ही हटा दिया है, 100 के अबव उन्होंने कहा है ज्यादा बेटर है। आप 1 के लिए लिखेंगे अन, U के लिए लिखेंगे निल, और 4 के लिए लिखेंगे क्वाड Q, तो UNQ इसका सिंबल आ जाएगा और नाम अन निल क्वाड्रियम वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका 104। आगे इनकम्प्लीट है तो यहाँ आखिरी तक नहीं आएंगे, फिर भी लास्ट पेपर होगा क्या, 112 होगा, क्योंकि 32 ऐड करके लास्ट पेपर आता है, ठीक है। बिठा दो बेटा ये यहाँ, ठीक, ये होगा हमारी सीरीज कौन सी है और 3D सीरीज का एक्सप्लेनेशन अभी करते हैं।
नेक्स्ट पहला पॉइंट हर चैप्टर में हमने पढ़ा है ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे भी पहला पॉइंट वही लिखना है, लिखे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है बच्चों? जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2। मिटा दो। अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग में ही पहले ही पॉइंट हम कवर कर लेते हैं कि आगे दिक्कत कम आए आपको। 21 से लेके 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर 21 ये है स्कैंडियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन तक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोबल गैस है। नोबल गैस के आगे वैसे तो हमें लिखना चाहिए 4s2 और फिर लिखना चाहिए 3d1, मतलब जो लिखने का तरीका है वो 4s2 3d1 है। बट जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं या आपको मालूम कि एटम में 4s में 2 है और 3d में 1 है, तो आप इसका उल्टा भी लिखते हैं तो कोई काटेगा नहीं, या बुक्स तो हमेशा अपोजिट ही लिखते हैं। क्या शो करना चाहते हैं, ये अंदर की शेल है और ये बाहर की शेल है, बट ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे गए हैं बाद में 3d। तो ये हो गया 4s2 3d1 स्कैंडियम क्लियर। नेक्स्ट इज Ti, टाइटेनियम है, इसमें भी यही है 4s2 ही है और यहाँ 3d2 हो गया, ठीक है। देन वेनेडियम दैट इज 3d3, ठीक है, 4s2 3d3 डन। आई होप तो सभी को याद होगा 24 इज, और ये जो क्रोमियम है आई होप सो वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन, और ये 3d5 4s1, it is the 5 4s। next is Mn manganese 25, बोलो बेटा 3d5 4s2, ठीक है, मैंगनीज। नेक्स्ट इज 26 इज आयरन, ठीक है, आयरन 3d6 4s2, आयरन 3d6 4s2। आयरन के बाद कोबाल्ट 27 3d7 4s2, 3d7 4s2, ठीक है। कोबाल्ट के बाद निकेल, ठीक है, Ni निकेल 28, और ये होता है 3d8 and 4s2 डन। मैं कॉपर को और जिंक को ऊपर लिख दे रहा हूं। कॉपर इज 29 अगेन क्रोमियम की तरह ये भी एक एक्सेप्शन है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का चक्कर है। आर्गन 3d10 4s1 एंड लास्ट इज जिंक, आर्गन 3d10 4s2। ये सबके कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पहले ये बताइए किसी को कॉन्फ़िगरेशन में किसी में दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया तो जल्दी बोलो। ये तो मालूम नहीं है क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड का है। अब जो एक पॉइंट पीछे हमसे छूट गया उसे कवर कर दें। बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आप ये ध्यान आएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के लिखे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में भी एक छोटा सा अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन? या एक सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक और ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन, कौन सा सही है? हाँ जी बोलो बेटा, बेटा लास्ट वन बताओ बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन? थोड़ा जोर से, मशीन लाया है थोड़ा जोर से। हाँ बेटा, हाँ जी वेरी बैड, अरे वेरी बैड, बोलो बेटा, हाँ बोलो। ठीक
थोड़ा सा और सही करना, नहीं एक्सेप्शन नहीं है ऐसा कुछ, जो कॉपर ऐसा बोलो। देखिए इधर कोई बताना चाह रहा, वैसे सिंपल पॉइंट क्या है बेटा, डी ब्लॉक वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करे, वो इन सब में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही गया है, ऑल आर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन में सब क्वालिफाई कर रहे हैं, ऑल आर डी। बट ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है लास्ट टू शेल्स शुड बी इनकम्प्लीट आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट टू शेल्स शुड बी इनकम्प्लीट आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आखिरी दो शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सरल भाषा में आ जाते हैं, लास्ट टू शेल वर्ड हटाओ, देखो लास्ट शेल तो हमेशा इनकम्प्लीट है, क्यों, ये 4s लिखा है, 4 का चाचा अभी आगे 4p आएगा, 4d आएगा, वो तो कोई है नहीं, मतलब 4 तो इनकम्प्लीट है। और ये थर्ड शेल भी इनकम्प्लीट होनी चाहिए, 3 1, डी में एक ही आया, डी में 10 आ सकते हैं, तो ये इनकम्प्लीट है, ये सब इनकम्प्लीट है। बट ये दोनों, इन दोनों में डी भर गया, तो इसमें तो लास्ट शेल भर गई, जबकि डेफिनेशन क्या है, लास्ट की दो शेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट। तो लास्ट शेल तो इनकम्प्लीट है, उससे पिछली वाली शेल भर गई, समझ में आया। बट यहाँ जिंक को मानते हैं हम सूडो ट्रांजिशन, नॉट ट्रांजिशन, जिंक ट्रांजिशन नहीं है। कॉपर को मान लेते हैं ट्रांजिशन है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बोली है, आखिरी दो शेल इनकम्प्लीट हो या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर एग्जिस्ट करता है कॉपर +2। आई होप तो सभी को मालूम है वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, +2 कैसे बनाना है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरा यहां से, तो कॉपर +2 में हो जाएगा 3 और ये एग्जिस्ट करता है, तो इसमें लास्ट दो इनकम्प्लीट हो गए, तो ये भी ट्रांजिशन है। लेकिन जिंक की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 और +2, +1 में भी यहीं से इलेक्ट्रॉन निकला, +2 में भी यहीं से निकला, यहां से निकला ही नहीं, तो जिंक में हमेशा अंदर वाली शेल क्या भरी हुई है, यानी सिर्फ एक आखिरी शेल भरी नहीं। तो इसलिए स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, यानी ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक डी ब्लॉक भी है, ट्रांजिशन भी, लेकिन ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक तो है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन होने के लिए दो शेल इनकम्प्लीट चाहिए, उसमें नहीं है। फिर वो कहेंगे भाई कॉपर में भी तो शेल इनकम्प्लीट है, नहीं है, सॉरी यहाँ पे भी, या कॉपर और जिंक तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो कॉपर क्यों ट्रांजिशन है, तो हम कहेंगे कि डेफिनेशन ये है कि लास्ट की दो शेल इनकम्प्लीट हो, चाहे ग्राउंड स्टेट में चाहे किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है +2 में, इसलिए कॉपर ट्रांजिशन। पॉइंट क्लियर है। तो ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन, सही है या गलत है, गलत है। ऑल ट्रांजिशन आर डी ब्लॉक, ये सही, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये ट्रांजिशन है 29 तक, और ये, या ये कहना चाहता हूं स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक ये ट्रांजिशन है और ये डी ब्लॉक। लेकिन स्कैंडियम से जिंक तक सारे के सारे डी ब्लॉक है, लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन, तो दोनों डेफिनेशन अंतर क्लियर है। तो ये डेफिनेशन ऊपर लिखना रह गई, जहां हमने लिखी ना डेफिनेशन डी ब्लॉक की। अब देखो हमने डेफिनेशन डी ब्लॉक की तो लिखी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल इज डी ब्लॉक, लेकिन हमने ट्रांजिशन की डेफिनेशन नहीं लिखी, उसे अब लिख लीजिए जल्दी से। पहले हम एग्जाम्पल करके लिख रहे हैं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। चलो लिखो हेडिंग ट्रांजिशन मेटल, ऐसे के लिखे व्हेन last two shells are incomplete, when the last two shells are incomplete either in ground state or any stable oxidation state. When last two shells are incomplete either in ground state or any stable oxidation state. When last two shells are incomplete either in ground state or any stable oxidation state, the element belongs to, या element is said to be transition metal. When last two shells are incomplete either in ground state or stable oxidation state, element is said to be transition metal. ऐसा element कहलाएगा transition metal, ठीक है।
Hence, zinc, cadmium, mercury or group 12. Hence, ZnCdHg या group 12 is a D block element, but not transition metal. Hence, group 12 is a D block element. ये जो 12 ग्रुप है बेटा, ये D block element तो है, but not transition metal, as it has complete D subshell. इसकी D subshell complete है, it has only outer shell incomplete. तो भैया ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर कोई कहता व्हाई कॉपर इज ट्रांजिशन मेटल, तो कहेंगे कॉपर exists in +2 oxidation state in which 3d9 is there, therefore it is a transition metal also. बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जितने कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं इन सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन शुरू से देखने हैं, क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो 3d में कॉमन सेंस है, ये हम शुरू से अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3d में 1 अनपेयर है, यहाँ पे टाइटेनियम में 2 अनपेयर है, वेनेडियम में 3 अनपेयर है, क्रोमियम में 6 अनपेयर है, ये भी 5 अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, यहाँ 5 अनपेयर है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। और इसके बाद 1 अनपेयर है, 1 ग्रीन है। इज इट क्लियर? अनपेयर इलेक्ट्रॉन सारे देख ली। तो अगर आपको दिख रहा हो एक अकेला जिंक ऐसा है जिसमें अनपेयर नहीं ग्राउंड स्टेट में, बाकी सब में आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखे। तो जिंक जो है यहाँ कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगा, हर प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि जिंक का नेचर अलग आ रहा है। क्लियर? जैसे कॉमन सी बात है, जब सब में अनपेयर है तो सब पैरामैग्नेटिक हो गए, जिंक डायमैग्नेटिक हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कलर्ड आता है, बाकी सारे कलर्ड है, जिंक कलरलेस। क्लियर? बाकी सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि जिंक वाला ग्रुप वोलेटाइल मेटल्स का कहलाता है। मरकरी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू वीक मेटलिक बॉन्डिंग। तो डी ब्लॉक एलिमेंट वैसे हार्ड मेटल्स होते हैं, बट जिंक वाला ग्रुप जो है वोलेटाइल मेटल का ग्रुप है। तो जिंक वाला ग्रुप क्या कहलाता है? सूडो ट्रांजिशन। मतलब कहीं ना कहीं ये डी ब्लॉक के साथ रखे जरूर हैं, बट ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पूरी पूरी फॉलो नहीं। उस पॉइंट को पूरा कर लो, एंडिंग कर लो। देयरफॉर ग्रुप 12 इज नोन एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 12 इज नोन एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 12 इज नोन एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आई होप सो आपने लिख लिए सबके अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है, इसकी अभी हमें फिर जरूरत पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कर लेंगे जब दोबारा आएगा। कि एक्चुअली ना इस ग्रुप की वैलेंसी में ना 2 शेल्स टेक पार्ट करती है, वही 2 जो आपको दिखा रखी है, 2 सब शेल्स। यानी ये 4s ये तो आउटर में है ही, तो ये बॉन्ड बनाएंगे, 4th शेल अभी इनकम्प्लीट है, तो ये भी टेक पार्ट करती है, और अंदर वाली 3d भी टेक पार्ट करती है। तो ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल वैलेंसी होती है, और वेरिएबल वैलेंसी होने का रीजन है इन 2 शेल्स का बॉन्डिंग में टेक पार्ट करना या वैलेंसी में टेक पार्ट करना। तो 2 शेल्स क्यों टेक पार्ट करती हैं? तो उसका आंसर ये है, एक तो ये इनकम्प्लीट है दोनों, और दूसरा मेन रीजन है कि इन दोनों का एनर्जी गैप बहुत कम है, 3d और 4s का एनर्जी गैप कम, और इसलिए दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम एनर्जी में रिएक्ट कर सकते हैं। बट ये जो d है इसके सारे इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करते, इसके d के वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टेक पार्ट करते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, जो अनपेयर्ड। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में अनपेयर एक ही है, ये टेक पार्ट। हम निकल की बात करें तो निकल में कितने अनपेयर दिख रहे हैं आपको? 3d में 8 में, ये 4s के भी 2 है, 4s को तो रिएक्ट, लेकिन अंदर d में 2 ही रिएक्ट करेंगे, तो निकल की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, उससे ज्यादा। अब कोबाल्ट की अगर बात करें तो यहाँ कितने अनपेयर है? 7 है, तो 3 अनपेयर है, और ये 2 तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। तो या तो पहले वैलेंसी 2 होगी, और जब अंदर वालों को रिएक्ट करने का मौका मिलेगा तो मैक्सिमम 5 तक जा सकती है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 5।
कोई डाउट है? ठीक है, तो ये वैलेंसी हेडिंग में और डिटेल में करेंगे कि अकेला कॉपर है जो +1 शो करना चाहता है, बाकी कोई +1 नहीं शो करना चाहता। दिख रहा है क्यों? ठीक है, क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि बाकी सब में पूरे में 2 है, कॉपर और क्रोमियम दो में ही 1 है, क्रोमियम नहीं करता, तो अभी लिख के दिखा देंगे कैसे। बेटा कॉपर का भी +1 होता है अनस्टेबल। चलो पहला हेडिंग हो गया हमारा डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में अंतर क्या। सेकंड, अब हर ग्रुप की तरीके से जो भी आपने पढ़ाई की है अभी तक, शुरू में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, याद आया पी ब्लॉक में क्या क्या शुरू में प्रॉपर्टी पढ़ते थे? एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पढ़ते कहां से कहां साइज बढ़ा या घटा, तो एटॉमिक साइज पहले आया, फिर जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, फिर मेटलिक बॉन्डिंग में आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यही यही 3 पॉइंट यहाँ क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं करें, कॉमन सेंस, क्योंकि ये मेटल्स है और मेटल इलेक्ट्रॉन जनरली गेन नहीं करते, लेकिन बाकी तीनों बातें। ठीक है, तो इसकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखने जा रहे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले एटॉमिक साइज, हेडिंग लिखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। बच्चों साइज का ग्राफ पहले देख लेते हैं और फिर उसको डिस्कस करें। ऑलमोस्ट इसका ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा। ठीक है, ये 3D सीरीज का ग्राफ होता है, और इसके बाद फिर 4D सीरीज का ग्राफ इससे ऊपर होता है, शेल ज्यादा है तो साइज बढ़ेगा बढ़ेगा। 5D सीरीज का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब पहले मेंबर का तो साइज बड़ा है, बाकी का लगभग आसपास चल रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये 3D 4D 5D है, तो 3D से 4D ज्यादा है, 4D 5D लगभग बराबर होते हैं। ये हमें ओवरऑल पढ़ना है, तो एक एक करके ट्रेंड देखते हैं। पहला ट्रेंड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट की बात, यानी 3D सीरीज में 21 से 30 तक जाते हैं तो साइज का क्या होगा। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे साइज क्या होगा। शुरू में ये 2 मेंबर में साइज गैप आ रहा है, फिर आगे ये गैप कुछ कम, फिर ये गैप और कम, और उसके बाद ये गैप लगभग खत्म ही हो गया, लगभग ऑलमोस्ट, और फिर लास्ट में थोड़ा सा साइज बढ़ा। इज इट क्लियर? तो साइज का एक ट्रेंड जो दिख रहा है वो क्या है कि शुरू में साइज डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर? थोड़ा और दिमाग लगाइए, शायद आपको क्लियर हो जाए कहना क्या चाह। सपोज दैट हम ये कह रहे हैं कि 2 लोगों की रेस शुरू, दौड़ना शुरू, डन, तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम उनकी फोटो खींच के देख रहे हैं क्या हो। ठीक, तो पहला जो मिल्खा सिंह था बहुत तेज दौड़ रहा था, ठीक है, ये मिल्खा सिंह दौड़, ठीक, और इसके साथ जो दूसरा दौड़ रहा था वो कौन था? लेट सपोज ये मिल्खा सिंह है, तो फरहान अख्तर दौड़ रहा। इज इट क्लियर? ठीक है, डुप्लीकेट मिल्खा सिंह। तो शुरू में ये बहुत तेजी से आगे जा रहा, डन, और इसने क्या किया, धीरे धीरे स्पीड पकड़ी, तो थोड़ी देर में, मतलब इनिशियल इन दोनों के बीच में गैप कितना दिख रहा, ठीक, ये अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा और इसकी स्पीड एक्सेलरेटिंग मोड पे आ रही। ठीक, मतलब ये पहले से अब तेज होने लगा। अगर ये पहले से तेज होने लगेगा तो ये वाला गैप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गैप कम होते होते पास में आ गया, और पास में आने के बाद ये आगे निकल गया। तीनों फेज समझ में आई क्या कह रहे हैं? पहले आया समझ? अब केमिस्ट्री से समझ के देखो मिल्खा सिंह को क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा ये है न्यूक्लियस, इसमें है प्रोटॉन, ये बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली साइज का यहीं से रिलेशन देखता है। इलेक्ट्रॉन भरे तो अंदर वाली शेल में जा रहे हैं, डी में तो भर रहे हो, 4s में तो पहले ही भर चुके हैं, साइज तो यहाँ से गवर्न होना है, तो पहले ही हो चुका है। इज इट क्लियर? चलिए, ये इसका साइज होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, साइज। अब एक फोर्स कौन सा लग रहा है बताइए बेटा? एक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। क्लियर? साइज में एक फोर्स ये लग रहा है। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिपल्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होना है, कम, और इस रिपल्शन की वजह से साइज क्या होना है, ज्यादा। क्लियर? शुरू में
डी में इलेक्ट्रॉन थे ही, डी में 1 आया, 2 आया, 3 आया, यानी ये रिपल्शन बहुत कम था। और डोमिनेंट कौन था? अट्रैक्शन। धीरे धीरे जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ये रिपल्शन बढ़ने लगा, और जब ये रिपल्शन बढ़ने लगा तो ये वाला गैप कम होने लगा। एक टाइम ऐसा आया रिपल्शन अट्रैक्शन बराबर हो गए, साइज दोनों का मतलब साइज एटम्स का फिक्स रहा, और लास्ट में साइज जब डी पूरा भर गया तो डी में 10 हो गए तो रिपल्शन डोमिनेट कर गया अट्रैक्शन। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये हुआ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अगर किसी को वैल्यू से कंसेप्ट समझना है, ये तो थ्योरी हो गई कि भाई ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, कंपेयर किया। एक्सपेरिमेंटली या वैल्यू से समझना है तो 11th का एक टॉपिक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला वेरी बैड चला देते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे सब याद हो, ठीक है, Z माइनस सिग्मा था, तो इसे Z स्टार से कह देते हैं, यानी एटॉमिक नंबर माइनस दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। तो वो जब आप प्लेस करके देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ डी ब्लॉक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बहुत थोड़ा, और बहुत थोड़ा बढ़ने की वजह से साइज थोड़ा थोड़ा कम होता है, एंड फाइनली उल्टा हो जाता है, थोड़ा साइज बढ़ जाता है ड्यू टू रिपल्शन। लेकिन डी ब्लॉक का साइज कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं, जैसे एस ब्लॉक में ना 2 मेंबर में ही, एस ब्लॉक में जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, तो लिथियम बेरिलियम है या पोटेशियम कैल्शियम है, उसमें साइज में जितना गैप है ना उतने गैप में यहाँ 10 के 10 समाये हुए। डी ब्लॉक में लगातार मेंबर्स में साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं, ऑलमोस्ट साइज यहां से यहां तक एक जैसा है, थोड़ा 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 कम, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, लिटिल लिटिल कम होते होते यहाँ। इज इट क्लियर? तो ओवरऑल डी ब्लॉक की किसी भी सीरीज में साइज क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डिक्रीज। क्लियर? यानी साइज लगभग क्या है? बराबर। इसका प्रूफ क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली एलॉयज बनाते हैं, ठीक है, एलॉय सुने, एलॉय वर्ड मालूम है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, सारे एलॉय हैं, और ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ भी चुके हो। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन, दे आर मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर है और होमोजीनियस है, एक हटता दूसरा आ जाता, क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट 10 to 15% की रेंज में। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा है पैकिंग में आपने पढ़ा है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 0.414 से लेके 0.732 तक, यानी रेंज होती है, उसके बीच में अगर है तो साइज एक दूसरे में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो डी ब्लॉक में इजीली क्या बन जाते हैं? एलॉयज। क्यों? क्योंकि दो की मिक्सिंग पॉसिबल है, क्योंकि दो का साइज क्या है? एक है। ये क्यों? बोलो बेटा, समझ में आया? आपने एस ब्लॉक के एलॉयज कम सुने होंगे, पोटेशियम कैल्शियम। क्यों? पोटेशियम और कैल्शियम के साइज में बहुत बड़ा अंतर है, तो जब साइज में अंतर है मिक्स ही नहीं होंगे, ठीक है। तो एलॉय कब बनाए जाते हैं? जब साइज आसपास हो। डी ब्लॉक फ्रीक्वेंट एलॉय बनाता है, ये इस बात का प्रूफ है कि इनके साइज में बहुत बड़ा अंतर है। चलो 2 पॉइंट पहले क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्या कि डी ब्लॉक का साइज लेफ्ट टू राइट स्लाइटली डिक्रीज करता है, स्लाइटली डिक्रीज करता है, और एकदम एंड में जाके इंक्रीज। आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज लगभग बराबर। डन। और इसको हम ऐसे कहेंगे कि शुरू में जो गैप है 2 मेंबर्स में वो ज्यादा है, सक्सेसिव मेंबर का गैप, एंड स्लोली वो गैप कम होता जाएगा। दैट मींस जो रिपेलिंग फोर्सेस थे या अपोजिंग फोर्सेस थे वो यहाँ बराबर हो गए, और बाद में अपोजिंग फोर्सेस डोमिनेट हो गए, इसलिए साइज बाद में बढ़ा। बोलो ये क्लियर? और दूसरा पॉइंट, 3D से 4D का साइज बड़ा है क्योंकि शेल जाता, लेकिन 4D और 5D का साइज बराबर है। 4D और 5D का साइज बराबर है, क्यों? लेकिन पहले मेंबर में नहीं है, पहले मेंबर में साइज में अंतर है, दूसरे मेंबर के बाद लगभग बराबर है। देखो मैंने लिखा दिया है,
आप देखो मैंने लिखा दिया, नहीं दिखा? बताया नहीं, हाँ लिखाया, बताओ बेटा। नहीं देखा? हाँ बेटा बता मुझे। अरे ध्यान से लिखा हुआ है। नहीं, मैंने ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, आप ध्यान से देखिए, साइज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है। अब आपको देखा मैंने, वेरी गुड, हमने वहां पे लिखा है लेंथनम, और लेंथनम के बाद ऑफ्नियम लिखा और कहा यहाँ 14 एलिमेंट गायब हैं, जो नीचे है वो एफ ब्लॉक है। और जब एफ ब्लॉक आता है, एफ की वेरी पुअर स्क्रीनिंग होती है, और उस पुअर स्क्रीनिंग की वजह से आगे के मेंबर का भी साइज घट जाता है या आगे का साइज छोटा हो जाता है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 72 से लेके एफ ब्लॉक का इफेक्ट 82 तक रहता है वैसे, तो 72 से लेके 82 तक जितने भी एलिमेंट है उनका साइज अपने से ऊपर वाले के या तो ऑलमोस्ट बराबर है या थोड़ा सा छोटा है। और इसका रीजन है पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसके बाद का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, या सिंपली कह देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एफ स्ट्रक्चर। इसके में क्यों नहीं हुआ, ये पहले मेंबर में क्यों नहीं हुआ, ये लेंथेनम था और लेंथेनम तक एफ सब्शेल नहीं आई, एफ सब्शेल 58 से आई, 58, तो ये तो 57 ही है ना, तो यहाँ इफेक्ट नहीं आया, और 58 के बाद ये, इज इट क्लियर क्या कहना चाह रहा, एक बार बता दे क्या कहना चाह बच्चों। ये एटम का सिनेरियो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, एक एक प्रोटॉन बढ़ता है जब एक नया एलिमेंट, क्लियर? थ्योरेटिकली अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है थ्योरेटिकली, तो अंदर वाली शेल का ये जो स्क्रीन है ये थिक हो जानी चाहिए, ठीक? और अगर अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, स्क्रीन थिक होगी, तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहीं रुक जाना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज को यहां तक नहीं आना चाहिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, और एटम का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। यहां तक समझ में आया? अगर कभी आप अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अंदर इलेक्ट्रॉन भरने से स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ना चाहिए, अंदर की स्क्रीन को मूव होना चाहिए, और इसका चार्ज का इम्पैक्ट बाहर तक नहीं जाना चाहिए और साइज बढ़ना चाहिए। इट इज थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकली इससे उल्टा हो। प्रैक्टिकली एफ ब्लॉक में अलग ही, एफ सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इसकी डिफॉर्म्ड शेप है, इसकी इरेगुलर शेप है, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, बट इसकी शेप कुछ ऐसी है कि स्क्रीनिंग एकदम पुअर है, इसमें स्क्रीनिंग नहीं होती, तो अंदर प्रोटॉन तो बढ़ ही गया, न्यूक्लियस प्रोटॉन बढ़ गया है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कोई इंपैक्ट दिखा नहीं रहा, तो उस प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पुअर स्क्रीनिंग की वजह से यहाँ तक आ जाता है, और जब वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ गया पुअर स्क्रीनिंग की वजह से साइज छोटा, इज इट क्लियर? और इसका छोटा होना क्या कहला रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हें समझ में एक ही लाइन आएगी, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबशेल, बस इतना ही तुम्हें याद करना है, यही लिख देना है जब भी वो पूछे व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ, यानी ये नेचर का उल्टा। नेचर का क्या उल्टा है, जो हमारे दिमाग में आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है तो यहाँ की स्क्रीन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्क्रीन पुअर होती जाती है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगी एफ, और अगर स्क्रीन पुअर होगी, चार्ज बढ़ रहा है अंदर, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट भी बढ़ेगा, उससे साइज क्या होगा, कम, इतना कम होगा कि शेल का इंपैक्ट जो था वो खत्म कर दिया। यहां से यहाँ साइज क्यों बढ़ा था, शेल बढ़ी, तो यहां से यहाँ भी इतना ही बढ़ना चाहिए, वो इतना छोड़ो वो वहीं का वहीं है या वहां से कम हो गया, तो जो शेल का इंक्रीज का इंपैक्ट था वो भी कम। बोलो क्लियर है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो क्लियर है, अब साइज का, साइज के दोनों पॉइंट क्लियर है, 2 पॉइंट फिर समझो क्या कह रहा हूं, एक पॉइंट है लेफ्ट टू राइट और एक है 3D 4D 5, एक लेफ्ट टू राइट का एक्सप्लेनेशन करना है, एक टॉप टू बॉटम का एक्सप्लेनेशन करना है, लेफ्ट टू राइट का ये एक्सप्लेनेशन है, टॉप टू बॉटम का ये। बोलो क्लियर है, लिखिए। ठीक है, साइज का लिख लेंगे,
कल से फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कल से स्टार्ट करते हैं। बाकी कल आप आओगे तो समझ में आइएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे टर्म में, ठीक है। मतलब हम कोशिश यही करेंगे कि हर दूसरे या तीसरे दिन आपको, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो हर तीसरे दिन आपको 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव या जितना भी हम पढ़ा लेंगे उसका सब्जेक्टिव साथ में दे देंगे,